पालो कोएलो के द अल्केमिस्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक फिनोमेनन है। सही कहा। आज हम इस किताब के एक सारांश पर बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो फलसफा है, जो इसकी परतें हैं, उन्हें खोल कर देखें। हाँ, और हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये किताब आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है। क्या इसमें सच में जिंदगी के कोई गहरे राज हैं, या ये बस एक खूबसूरत कहानी है। और इसकी शुरुआत उस 8 लाइन से होती है जो लगभग एक कहावत बन चुकी है। जब तुम सच में किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक गडेरिये की, जो एक खजाने की तलाश में निकलता है। तो सवाल यही है कि ये खजाना क्या है और कायनात कैसे मदद करती है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सैंटियागो एक बहुत ही सेफ और आरामदायक जिंदगी जी रहा है। वो एक गडेरिया है, आजाद है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन उसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना है। और यहीं पर मतलब कहानी का पहला बड़ा आइडिया सामने आता है, पर्सनल लेजेंड। उसे एक बूढ़ा राजा मिलता है, मेल्कीजेडेक। हाँ, जो कहता है कि उसे अपना पर्सनल लेजेंड यानी जीवन का असली उद्देश्य पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। पूछिए। पर्सनल लेजेंड और एक आम सपने या एम्बिशन में क्या फर्क है? क्या हर कोई जो मान लीजिए अमीर बनना चाहता है वो अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो कर रहा है? ये एक बहुत शानदार सवाल है और यहीं पर किताब की गहराई पता चलती है। देखिए, पर्सनल लेजेंड सिर्फ कोई इच्छा या कोई गोल नहीं है। अच्छा। ये वो काम है जिसके लिए आप बने हैं, जो आपको एक गहरी संतुष्टि देता है, आपकी आत्मा की आवाजें आप कह सकते हैं। अमीर बनना एक एम्बिशन हो सकता है, लेकिन अगर वो आपके अंदर के उस असली मकसद से नहीं जुड़ा है तो वो पर्सनल लेजेंड नहीं है। किताब के हिसाब से जब आप अपना पर्सनल लेजेंड जीते हैं तो आप कायनात के साथ एक सुर में होते हैं। ठीक है, तो ये एक गहरी अंदरूनी आवाज है। और राजा उसे एक और दिलचस्प बात बताता है, बिगिनर्स लक के बारे में। हाँ, कि जब आप शुरुआत करते हैं तो किस्मत आपका साथ देती है। क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसे आप एक साइकोलॉजिकल बूस्ट की तरह देख सकते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो हमारा जोश, हमारा फोकस सब चरम पर होता है। सही बात है। हम हर छोटी पॉजिटिव चीज को नोटिस करते हैं और उसे यूनिवर्स का इशारा मान लेते हैं। ये जो शुरुआती सफलताएं हैं, ये हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। कोएलो इसे यूनिवर्स का तरीका कहते हैं, जो हमें बस एक झलक दिखाता है कि अगर तुम लगे रहे तो आगे और क्या क्या मिल सकता है। एक तरह का ट्रेलर है। बिल्कुल एक ट्रेलर है। और इसी बिगिनर्स लक पर भरोसा करके सैंटियागो एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा बेवकूफी भरा फैसला लेता है। वो अपनी सारी भेड़ें जो उसकी पूरी दुनिया है उन्हें बेच देता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ कहानी क्रूर मोड़ लेती है। हाँ, अफ्रीका पहुंचते ही उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, सब कुछ खत्म। हाँ, और ये कहानी का पहला रियलिटी चेक है। बिगिनर्स लक अब खत्म हो गया। तो फिर यह सवाल उठता है कि कायनात ने पहले उसकी मदद ही क्यों किया, अगर उसे इतनी बुरी तरह फेल करना था। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। नहीं, ये विरोधाभासी नहीं है, ये एक परीक्षा है। यूनिवर्स ने उसे हौसला दिया, लेकिन अब वो उसकी नीयत, उसकी हिम्मत को परख रहा था। क्या वो पहली ही मुश्किल में हार मान लेगा? ज्यादातर लोग तो मान ही लेते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यहीं पर अपने सपने छोड़ देते हैं। तो असफलता यात्रा का अंत नहीं है, वो उस यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये वो फिल्टर है जो सिर्फ, क्या कहते हैं, गंभीर लोगों को ही आगे जाने देता है। यहाँ किताब हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का एक क्लासिक उदाहरण देती है, जहाँ एक झटका आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। वो टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। वो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। हाँ। और अपने आइडियाज से उस दुकान को चमका देता है। 1 साल में वो इतने पैसे कमा लेता है कि वो पहले से दुगनी भेड़ें खरीदकर अपनी पुरानी आरामदायक जिंदगी में लौट सकता है। मुझे लगता है ये हिस्सा कहानी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये शायद असफलता से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ है। अच्छा। हाँ, यहाँ कोएलो एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने रखते हैं। हम हमेशा असफलता से डरते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन उनका तर्क है कि कभी-कभी सफलता ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसे गोल्डन हैंडकफ सिंड्रोम भी कहते हैं। सोने की हथकड़ियां। जब आप इतने आरामदायक और सफल हो जाते हैं कि आप बड़े जोखिम लेने की हिम्मत खो देते हैं, भले ही वो आपके असली जुनून की तरफ ले जा रहे हों। सैंटियागो की ये सफलता, ये उसकी यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है।
तो मतलब कंफर्ट जोन एक तरह का सुनहरा पिंजरा है। बिल्कुल। वो चाहता तो वहीं रुक सकता था, एक सफल दुकानदार बनकर, लेकिन वो उस पिंजरे को तोड़ता है और रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है। और यहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमियागिरी मतलब एल्केमी सीखने निकला है। और इसी सफर में सैंटियागो असल में सीखना शुरू करता है। वो अंग्रेज किताबों में डूबा रहता है, लेकिन सैंटियागो सीधे रेगिस्तान से सीखता है। वो हवा, रेत, सितारों की भाषा, हाँ, वो उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। यहीं पर वो संकेतों को पढ़ने का आइडिया आता है। लेकिन ये संकेतों को पढ़ने का आइडिया थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक आलोचक कह सकता है कि ये तो कन्फर्मेशन बायस है, हम वही देखते हैं और उन चीजों का वही मतलब निकालते हैं जो हम चाहते हैं। अगर मुझे लगता है कि दो बादल एक दिल की तरह दिख रहे हैं, तो क्या वो यूनिवर्स का इशारा है? बिल्कुल, और आपका सवाल भी जायज है। किताब इसी महीन रेखा पर चलती है। एक नजरिए से देखें तो ये माइंडफुलनेस या अपने अंतर्ज्ञान, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने की बात है। अच्छा। लेकिन किताब का तर्क ये है कि जब आपका इरादा सच्चा होता है और आप अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर होते हैं, तो आपका अंतर्ज्ञान और कायनात के इशारे वो एक हो जाते हैं। तब आपका बायस ही आपकी हकीकत बन जाता है। ये विश्वास की छलांग लगाने जैसा है। और इसी यात्रा में वो एक नकलिस्तान पहुंचता है जहां उसे फातिमा से प्यार हो जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद यही उसका खजाना है, उसे आगे नहीं जाना चाहिए। और फातिमा का किरदार यहाँ प्यार की एक बहुत ही पावरफुल परिभाषा देता है। वो सैंटियागो से कहती है, रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। वो उसे रोकती नहीं है। वो उसे रोकती नहीं, बल्कि उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे जाने देती है। यहाँ सबक ये है कि सच्चा प्यार आपको कभी बांधता नहीं है, वो आपको आजाद करता है। वो आपके सपनों के रास्ते में रोड़ा नहीं बनता, नहीं, बल्कि हवा देता है। अगर कोई रिश्ता आपको आपके उद्देश्य से दूर कर रहा है, तो शायद वो प्यार नहीं, वो मोह है। फातिमा उसे जाने की हिम्मत देती है और उसी नकलिस्तान में उसकी मुलाकात होती है उस महान एल्केमिस्ट से। हाँ, जो उसका गुरु बनता है। तो एक गुरु की क्या भूमिका है इस यात्रा में? अल्केमिस्ट एक बहुत अलग तरह का गुरु है। वो सैंटियागो को जवाब नहीं देता, बल्कि उससे सही सवाल पूछता है। वो उसे किताबी ज्ञान नहीं देता, वो उसे अनुभव से सिखाता है। वो उसे एक ही चीज सिखाता है, अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारा खजाना कहाँ है। और डर के बारे में भी कुछ कहता है। हाँ, वो उसे बताता है कि मौत का डर कुछ खोने के डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक सच्चा मास्टर आपको खुद पर निर्भर होना नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करना सिखाता है। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जो मुझे हमेशा से सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा है। हवा में बदलने वाला किस्सा। हाँ, अल्केमिस्ट और सैंटियागो को सैनिक पकड़ लेते हैं और अल्केमिस्ट कहता है कि ये लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। ये सब क्या था? क्या ये कोई जादू था? ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है, एक मेटाफर है। हवा में बदलना का असली मतलब है अपनी सीमाओं को तोड़ना, अपने मैं यानी ईगो को खत्म कर देना। अच्छा। सैंटियागो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है। ये बातचीत असल में खुद के भीतर की एक यात्रा है। वो महसूस करता है कि वो इस कायनात से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। ये एक तरह का ईगो डेथ है, जहां आप महसूस करते हैं कि आप एक शरीर नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का हिस्सा है। जब वो ये समझ आता है, तो वो अपनी असली शक्ति को पहचानता है। उसने बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि खुद के बारे में अपनी समझ को बदला था। इस सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने के बाद वो आखिरकार पिरामिड तक पहुंच जाता है। सालों की मेहनत, इतना लंबा सफर। और जब वो खुदाई शुरू करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं। और तो और कुछ लुटेरे आकर उसे मारते हैं और उसका बचा खुचा सोना भी छीन लेते हैं। ये तो कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा लगता है। हाँ, सतही तौर पर तो ये बहुत निराशाजनक लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ट्विस्ट छुपा है। वो लुटेरों का सरदार सैंटियागो का मजाक उड़ाते हुए उसे अपनी कहानी बताता है। हाँ, वो कहता है कि उसे भी कई सालों से एक सपना आ रहा है कि स्पेन में एक टूटी हुई चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं। और ये सुनते ही सैंटियागो को सब कुछ समझ आ जाता है। बिल्कुल, उसे पता चल जाता है कि खजाना कहाँ है। वो वहीं है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर खजाना घर पर ही था, तो क्या ये पूरी यात्रा, ये सारे दुख, ये सारा संघर्ष
क्या ये सब बेकार था? वो बस घर पर ही खोद लेता। यही इस किताब का सार है। यात्रा बेकार नहीं थी, यात्रा ही सब कुछ थी। अगर वो घर पर रहता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि खजाना वहां है। उसे खजाने का पता जानने के लिए ही घर से दूर जाना पड़ा। और उससे भी बड़ी बात, क्या? अगर वो बिना इस यात्रा के खजाना पा भी लेता तो वो उसकी कीमत नहीं समझ पाता। इस सफर ने उसे एक साधारण गड़िए से एक ऐसे इंसान में बदल दिया था जिसने कायनात की भाषा सीखी, प्यार का मतलब समझा, अपने डर पर जीत हासिल की और खुद को पहचाना। सही बात है। असली कीमियागिरी शीशे को सोने में बदलना नहीं है, असली कीमियागिरी खुद को बदलना है। तो कहानी के अंत में वो वापस स्पेन जाके खजाना निकाल लेता है। लेकिन अब वो खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खजाना वो ज्ञान और वो अनुभव है जो उसने कमाया। वो यात्रा ही असली खजाना थी। मंजिल ने तो बस उसे घर वापस आने का एक बहाना दिया। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सबक सिर्फ ये नहीं है कि अपने सपनों का पीछा करो, बल्कि सबक ज्यादा गहरे हैं। पहला, कि आपका पर्सनल लेजेंड सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। दूसरा, असफलता और सफलता दोनों ही परीक्षाएं हैं और अक्सर सफलता ज्यादा मुश्किल परीक्षा होती है। बिल्कुल, कंफर्ट जोन वाला जाल। हाँ। तीसरा, सच्चा प्यार आपको आजाद करता है, बांधता नहीं। और सबसे बड़ा सबक, मंजिल तक पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना उस यात्रा में बदलना और सीखना जरूरी है। एकदम। और इसी बात पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। कहानी हमें बताती है कि खजाना हमेशा हमारे घर पे ही था। तो सोचने वाली बात है, क्या सैंटियागो को अपना खजाना खोजने के लिए सच में मिस्र तक जाने की जरूरत थी? या फिर क्या कभी-कभी हमें अपने पास रखी चीजों की असली कीमत समझने के लिए उनसे बहुत दूर जाना ही पड़ता है?